Hello students, welcome to this video. And as you are seeing that we are discussing the first war of independence. According to the book, it is chapter number 11 for DAV schools. So we are discussing that, and before this video we have discussed about causes of the revolt. We have discussed about the course of revolt and suppression of the revolt. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रिवोल्ट था जो 100 सालों के बाद स्टार्ट हुआ वो सप्रेस कैसे हो गया, क्या क्या उसके रीजंस थे, ये हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो इसका रीजन था वो ये था कि इट स्टार्टेड बिफोर द शेड्यूल्ड डेट। जो डेट इसके लिए फिक्स किया गया था उसके पहले ये स्टार्ट हो गया। ये फिक्स किया गया था कि ये 31 मई 1857 को स्टार्ट होगा, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बने, जो ग्रीस बुलेट आ गया, उसके चलते 10 मई को ही इस रिवोल्ट को स्टार्ट कर देना पड़ा और तैयारी उस समय पूरी हुई नहीं थी। तो रिजल्ट ये हुआ कि ये रिवोल्ट सप्रेस हो गया। अगर ये फिक्स डेट पे स्टार्ट होता, जो कि प्लानिंग थी पूरे रिवोल्यूशनरीज की कि एक दिन में सेम डेट में एक फिक्स टाइम में पूरे देश में स्टार्ट होगा, तब ये लॉर्ड कैनिंग के लिए जो उस समय गवर्नर जनरल थे बहुत मुश्किल हो जाता इस रिवोल्ट को कंट्रोल करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरा रीजन जो हम लोग देखते हैं वो है कि यूनिटी नहीं थी रिबेल्स में। जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे उसमें यूनिटी नहीं थी और उसमें नेशनलिज्म का भी पूरा अभाव था। कोई एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी कि इस रिवोल्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं था कि एक कंट्री बनाएंगे, बल्कि सब अपने अपने हिसाब से इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे तो बंगाल के जो सोल्जर्स थे, जो बंगाल के सिपाही थे, सिपाहीज ऑफ बंगाल, वो क्या चाहते थे कि जो मुगल का की जो ग्लोरी है, मुगल के जो अच्छे दिन है, उसको वापस लाया जाए। जो मराठास थे जैसे नाना साहेब, तात्या टोपे, ये चाहते थे कि मराठा पावर को फिर से एस्टैब्लिश किया जाए। रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे बहुत से दूसरे रूलर्स थे जो ये चाहते थे कि उनका जो किंगडम छीन लिया गया है, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया है, उसको वो रिगेन कर ले, फिर से उसको पाले, तो उनका रिवोल्ट खत्म हो जाएगा। तो सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। ये भी एक रीजन था रिवोल्ट के फेल होने का। फिर हम लोग आते हैं कि ऐसे तो हम लोगों ने बात की थी कि ये रिवोल्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड था, लेकिन ये पूरे इंडिया में नहीं था, बल्कि ये जो रिवोल्ट था वो लिमिटेड था नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, इंडिया के किंगडम्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और बहुत तो ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स की ओर से आए थे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। जैसे सिख जो थे पंजाब, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, निजाम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिंधिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। और गुरखाज तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात थी कि वो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। मैड्रास, साउथ इंडिया, ये लोग भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो रिवोल्ट के सप्रेस होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। फिर हम लोग आते हैं वीपन्स, मॉडर्न वीपन्स।
और वे ऑफ फाइटिंग, टेक्निक ऑफ वारफेयर, दोनों में इंडियंस बहुत पिछड़े हुए थे। अभी भी जो इंडियंस के लड़ने का तरीका था वो बहुत पुराना था, आउटडेटेड हो चुका था। उनके वेपन्स जो थे मॉडर्न नहीं थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। अभी भी वो पुराने हथियारों से ही लड़ाई लड़ रहे थे। और ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न हथियार थे। उनका जो टेक्निक ऑफ वारफेयर था, लड़ाई लड़ने के जो तरीके थे वो बिल्कुल मॉडर्न थे, जिसके सामने इंडियन जो रिबेल्स थे वो टिक नहीं पाए। एक और रीजन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, कम्युनिकेशन सिस्टम का। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, जबकि ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसमें वो तुरंत अपने ऑफिसर्स को खबर कर देते थे, और अगर कोई उनकी सेना हार रही है, सोल्जर्स हार रहे हैं, तो उसको हेल्प करने के लिए ब्रिटिश फौज तुरंत पहुंच जाती थी। तो ये भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था हमारे लिए कि हमारे पास मॉडर्न वेपन का ना होना, और लड़ाई के जो नए तरीके थे उसका भी बहुत ही अभाव था, और कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। फिर हम आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडियन रिबेल्स के लिए। सबसे पहले तो ये तय नहीं कर पाए थे शुरू में कि उनका लीडर कौन होगा, क्योंकि कोई भी जो रूलर था, इंडिया का जो रूलर था कोई भी, वो दूसरे रूलर को अपने से बेहतर मानने को तैयार नहीं था। बहुत बड़ा ईगो प्रॉब्लम था। बहुत मुश्किल से सब लोग जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनके नाम पे एग्री हो गए थे। लेकिन बहादुर शाह जफर कोई अच्छे सोल्जर तो थे नहीं, वो तो बिल्कुल एक पोइट थे। इसलिए ना तो उनसे कोई पूछता था कि लड़ाई में कैसे लड़नी है, कैसे रिवोल्ट में आगे बढ़ना है, ना वो इस कंडीशन में थे कि उसको बता पाए कि कैसे रिवोल्ट को चलाना है। तो ये बहुत मुश्किल था। लीडरशिप प्रॉब्लम जो था वो एक बहुत बड़ा रीजन था। अगर उसके अच्छे लीडर्स होते तो शायद इस रिवोल्ट का रिजल्ट दूसरा हो सकता था। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिवोल्ट था, जिसको स्टार्ट होने में कहते हैं 100 साल लग गए, वो 1 साल में ही सप्रेस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि रिवोल्ट तो सप्रेस हो गया, लेकिन इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट पे। पहला तो इसका रिजल्ट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी, उसका रूल इंडिया में खत्म हो गया, क्योंकि इस रिवोल्ट को कंपनी के फेलियर के रूप में देखा गया। 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ, उनकी घोषणा हुई, और ब्रिटिश क्राउन ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश क्राउन मतलब वहां की ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और क्वीन विक्टोरिया इंडिया की भी इम्प्रेस घोषित की गई। शी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर वहां अपॉइंट किया गया इंग्लैंड में, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उनको असिस्ट करने के लिए एक उनको काउंसिल भी दी गई। तो एक अलग से डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। इंडिया में जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो उसके सबसे बड़े जो ऑफिसर थे, जिनको गवर्नर जनरल कहते थे, अब उनका टाइटल चेंज हो गया। अब वो वाइसरॉय कहे जाने लगे। वाइसरॉय का मतलब ही होता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब अब ये क्लियर हो गया कि वो
ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब वो ईस्ट इंडिया का शासन खत्म हो गया था। तो ये बहुत बड़े चेंजेस आए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। दूसरा हम चेंज देखते हैं कि एक जो रिवोल्ट था, जिसको हम लोग सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, इसमें सोल्जर्स का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए। आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो। इसे सबसे पहला ध्यान ब्रिटिश क्राउन ने दिया कि आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद बहुत सारे प्रॉमिसेस किए क्वीन विक्टोरिया ने और ब्रिटिश क्राउन ने इंडियंस को। हालांकि शुरू में तो प्रॉमिसेस फुलफिल किए गए, बाद में कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया गया। बहुत सारे प्रॉमिस किए गए, जैसे कहा गया कि इंडियन प्रिंसेस को, इंडियन राजकुमारों राजाओं को, उनको एश्योरेंस दिया गया कि उनके स्टेट्स को एनेक्स नहीं किया जाएगा, उनको जीता नहीं जाएगा, और जो किंग है उनको राइट ऑफ एडॉप्शन दिया जाएगा। मतलब अपने बेटों में से किसको वो किंग बनाना चाहते हैं, है ना, और ये पावर उनको दिया जाएगा कि जिसे चाहे वो किंग घोषित कर सकते हैं। फिर फुल रिलीजियस फ्रीडम दिया गया इंडियंस को, ताकि वो अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन पूरी तरह से मानते रहें। तो ये भी एक प्रॉमिस किया गया। एक और प्रॉमिस किया ब्रिटिश क्राउन ने। उन्होंने कहा कि इंडियंस को जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको हायर पोस्ट नहीं देते थे, तो उनको ये कहा गया कि उनको हाई पोस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। जो टैलेंट है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर, जो एजुकेशन है उनका, उसके आधार पर उनको हाई पोस्ट दिए जाएंगे। उसके बाद तो हम देखते हैं कि इसके बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल इंडिया पे जमा लिया, पूरी तरह से इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि इस रिवोल्ट ने बहुत हेल्प किया इंडियंस को आगे फ्रीडम स्ट्रगल में। ये जो रिवोल्ट था, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, क्योंकि हमारे जो देश के लोग, चाहे जिस कारण से उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने जो त्याग किया, जो सेक्रीफाइसेस किए कंट्री के नाम पे, वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। जैसे हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, या तात्या टोपे, या बाबू कुंवर सिंह, इवन बहादुर शाह जफर, तो सारे लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस किए, नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, ये जो उनके सेक्रीफाइसेस थे देश के लिए, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए। और नेशनलिज्म लाने में, इंडिया में जो नेशनलिज्म आया, उसको लाने में इनके सेक्रीफाइसेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ये थे जो चेंजेस जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आए इंडिया में। और जो प्रॉमिसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉमिसेस किए, हालांकि कोई भी फुलफिल नहीं हुआ। सिर्फ एक प्रॉमिस उसमें अच्छे से फुलफिल हुआ था कि रिलीजियस फ्रीडम दिया गया था, ताकि इंडियन जो है अपने ट्रेडिशन, कस्टम्स, जो काफ़ी उसमें एबल प्रैक्टिसेस भी आ गए थे, उसको फॉलो करते रहें, ताकि वो मॉडर्न ना बने और रिवोल्ट ना करें, उनमें नेशनलिज्म ना आए। तो ये सब चीज़ दी गई थी। तो इस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ। So this is all about this video, and thank you very much.